हेलो वर्ल्ड एक ऐसी सिर घुमा देने वाली एनिमे मूवी जिसे आप लाइव एक्शन के प्री डेस्टिनेशन, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी मूवी से कंपेयर कर सकते हो। इस मूवी की कहानी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आप हॉर्लिक्स पीने के बाद भी इसकी कहानी को एक बार में नहीं समझ पाओगे। लेकिन टेंशन नहीं लेने का वीडियो लो, क्योंकि एनिमे विजिट्स अभी जिंदा है। हमारे इस चैनल को बनाने का मोटिव यही था कि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मूवी को एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करें, और आज मैं वही करने वाला हूँ, हेलो वर्ल्ड को एक्सप्लेन करके। लेकिन हमारे एक्सप्लेन करने के बाद भी एंडिंग का एक सीन आपको ऐसे हिट करेगा कि आपको लगेगा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए। लेकिन आपको उनकी चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसकी एंडिंग को भी एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए विजिट करते हैं इस कमाल की एनिमे मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें 2027 का कियोटो शहर दिखाया जाता है, जो कियोटो यूनिवर्सिटी और प्लूरा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। उसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है नाओमी कातागाकी। नाओमी एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है जिसे बुक रीडिंग काफी अच्छी लगती है। प्रेजेंट में भी नाओमी बुक रीड करते हुए अपने स्कूल की ओर जा रहा था। स्कूल पहुंचने के बाद भी वो सिर्फ बुक ही रीड करता रहता है, यानी कि उसका कोई फ्रेंड ग्रुप भी नहीं है, और ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स ऐसे ही होते हैं। फिर नाओमी एक बुक स्टोर में जाता है और बुक में लिखी काफी सारे मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ता है, जैसे कि किसी के बारे में मत सोचो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, किसी की परवाह किए बिना आपको जो बोलना है वो बोलो, दूसरों को आपका डिसीजन मत लेने दो और खुद का फैसला खुद लो। नाओमी इस बुक में लिखी बातों को अमल में लाना चाहता था, लेकिन बेचारा ऐसा कर नहीं पाता। किसी के भी आगे उसका मुंह नहीं खुलता था, और इसी वजह से नाओमी को लाइब्रेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ जाता है। अगला सीन हमें लाइब्रेरी कम्युनिटी का ही दिखाया जाता है, जहां पर दो लड़के उन्हीं के क्लास की एक लड़की मिसुजू के बारे में बात कर रहे थे कि वो लड़की कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। नाओमी को भी वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद ये सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं और अपना नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लगते हैं। वहाँ के सारे लड़के मिसुजू का नंबर ले लेते हैं, और नाओमी भी उसका नंबर लेना चाहता था, लेकिन बेचारा ऐसा कर नहीं पाता। फिर सबके जाने के बाद लास्ट में नाओमी हिम्मत करके एक लड़की रूरी इचिग्यो का नंबर मांगता है, लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, रूरी का फोन ठीक से चल नहीं रहा था, इसीलिए रूरी उसे नंबर के बजाय अपना एड्रेस देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझसे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन नाओमी तो उसके घर जाने से रहा। उसके बाद नाओमी लाइब्रेरी से एक बुक लेकर जब अपने घर की ओर जा रहा था, तब उसे आसमान में काफी अजीब चीज दिखाई पड़ती है। पूरा आसमान लाल हो गया था, और उसी लाल आसमान में से एक कौवा निकलकर नाओमी के पास आता है, जिसके 3 पैर थे। वो 3 पैर वाला कौवा नाओमी का बुक लेकर वहां से उड़ जाता है, और नाओमी भी उसके पीछे पीछे एक श्राइन के पास आ जाता है। कौवा उसका बुक उसी श्राइन के पास गिराकर वहां से उड़ जाता है, और जब नाओमी जाकर अपना बुक उठाता है तो उसके आसपास की सभी चीजें बदलने लगती हैं। उसका सिर घूमने लगता है और उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं, और वहां पर एक आदमी प्रकट हो जाता है जिसने सफेद कोट पहन रखा था। वो आदमी वहां पहुंचकर ऐसे खुश हो रहा था कि मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। एक हैरान करने वाली बात ये थी कि नाओमी तो उस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन वो अनजान आदमी नाओमी को अच्छे से जानता था। इस बात से घबरा कर नाओमी वहां से भागने लगता है, और वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। नाओमी उससे बचकर एक ट्रेन में घुस जाता है और दूसरी जगह पहुंचकर सोचने लगता है कि आज तो बाल वाल बचा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो आदमी नाओमी के पीछे वहां पर भी पहुंच गया था। नाओमी उसे वहां देखकर घबरा जाता है और उस आदमी को धमकी देने लगता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। लेकिन तभी नाओमी देखता है कि एक लड़का उस आदमी के आर पार हो जाता है, जैसे मानो कि वो आदमी उस दुनिया का हो ही ना। फिर वो आदमी भी कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता। ये सुनकर नाओमी उसे पूछता है कि तुम हो कौन? वो आदमी जवाब में कहता है, तुम खुद से ये पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नाओमी सोकर उठता है और रेडी होने के बाद एक जगह पर आकर उसी अनजान आदमी से मिलता है। नाओमी को उसी आदमी ने वहां पर बुलाया था। ये जगह प्लूरा की रिसर्च सेंटर थी। अंदर जाने पर नाओमी को पता चलता है कि प्लूरा ने एक ऐसी वर्चुअल वर्ल्ड बनाई थी जहां पर इनके रियल वर्ल्ड की लाइव इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता था। मतलब कि इस शहर में बहुत सारे ड्रोन्स 24
घंटे उड़ते रहते हैं और इस सिटी में ही हो रहे सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करते रहते हैं और इन रिकॉर्डिंग्स को ऑलटेल नाम से एक क्वांटम स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है और आप कह सकते हो कि ऑलटेल की स्टोरेज कैपेसिटी इनफाइनाइट है। फ्यूचर में हम ऑलटेल को एक्सेस कर अपने पुराने इवेंट्स को लाइव देख सकेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हमने टाइम ट्रेवल किया है, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम अपने रिकॉर्डेड पास्ट को 3D व्यू में देख रहे होंगे। उसके बाद वो अनजान शख्स नाओमी को एक नदी किनारे लेकर आता है। वहां पर आसमान में उड़ रहे ड्रोन में से एक ड्रोन नाओमी के ऊपर आकर गिरता है और वो अनजान शख्स बताता है कि प्लूरा का प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ था और 17 अप्रैल 2027 को इसी नदी के किनारे तुम पर एक ड्रोन गिरा था और ये इवेंट ऑलटेल के पास में रिकॉर्ड हो गया था। ये सुन नाओमी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये ड्रोन तो जस्ट अभी अभी उसके ऊपर गिरा है, तो ये पास्ट का इवेंट कैसे हुआ। तब वो अनजान शख्स कहता है कि ये इवेंट तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा रिकॉर्डेड पास्ट था और उसके बाद वो अपना चेहरा दिखाता है और नाओमी से कहता है कि तुम मेरा एक रिकॉर्डेड पास्ट हो और मैं फ्यूचर से आया हुआ असली नाओमी हूँ और इस वक्त हम ऑलटेल के एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं। अब आगे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम रिकॉर्डेड नाओमी को नाओमी ही कहकर बुलाएंगे और फ्यूचर वाले असली नाओमी को कातागाकी कहकर बुलाएंगे। अब कातागाकी की बातें सुनकर नाओमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि आज एक झटके में ही नाओमी का अस्तित्व खत्म हो गया और उसे मालूम पड़ा कि वो तो कातागाकी का एक रिकॉर्डेड पास्ट है। उसके बाद कातागाकी आगे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ क्योंकि मैं ही तुम हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और इस वक्त तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और ये सुनकर तो मैं एकदम शॉक हो जाता हूँ। मुझे लग रहा था कि ये बंदा रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में आया है क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई होगी जिस वजह से इसे ऑलटेल में आना पड़ा ताकि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम ठीक करने के लिए इसे कोई क्लू मिल सके। लेकिन नहीं, कातागाकी वर्चुअल वर्ल्ड में आया है ताकि वो अपने रिकॉर्डेड वर्जन को एक गर्लफ्रेंड दिलवा सके। मतलब कि अब मैं इस चीज पर क्या ही कहूँ भाई। अब इस बात पर चर्चा करने से अच्छा हुआ कि मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। शायद हमें कुछ ऐसी चीजें मालूम पड़े जिससे हमें 440 वोल्ट का झटका लग जाए। उसके बाद हम देखते हैं नाओमी और कातागाकी दोनों अपने घर आते हैं जहाँ पर नाओमी पूछता है कि अगर इस दुनिया में सब कुछ रिकॉर्डेड है तो असली क्या है। इस पर कातागाकी कहता है बता पाना थोड़ा मुश्किल है, ये वर्चुअल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड की एक परफेक्ट कॉपी है जो डेटा के फॉर्म में ऑलटेल में स्टोर हो रखी है। उसके बाद नाओमी कातागाकी से यहाँ आने का असली कारण पूछता है। कातागाकी कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। और फिर वो अपने क्रो की मदद से नाओमी के एक बॉक्स को नीचे गिरा देता है जिसमें नाओमी के अश्लील किताबें रखी हुई थी, जो देखकर नाओमी तो शर्म से लाल हो जाता है। और कातागाकी कहता है कि मैं और तुम दोनों एक ही हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक लड़की दिलाने के लिए आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें एक गर्लफ्रेंड दिला कर ही रहूंगा। उसके बाद अगले दिन हम नाओमी को देखते हैं जो कातागाकी के कहने पर अपने क्लास की लड़की रूरी पर नजर रख रहा था। रूरी को भी नाओमी की तरह ही बुक पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन रूरी नाओमी की बिल्कुल ऑपोजिट थी। जो चीजें नाओमी कभी नहीं कर सकता था वो चीजें रूरी हमेशा किया करती थी और देखने में भी रूरी काफी गुस्सैल स्वभाव की लग रही थी। उसको देखने के बाद नाओमी कातागाकी से जाकर मिलता है और कातागाकी उसे बताता है कि आज से 3 महीने बाद वो और रूरी डेट करने वाले हैं। ये सुनकर नाओमी मना करते हुए कहता है कि रूरी उसके टाइप की लड़की नहीं है वो। उसके बाद वो मिसुजू और रूरी को नंगू पंगू इमेजिन करके कहने लगता है कि मुझे क्यूट लड़कियां पसंद है और रूरी तो एक जलती हुई अंगार है, अगर मैं उसके पास भी गया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। उसकी बात सुनकर कातागाकी उस पर भड़कने लगता है कि तुम्हें रूरी क्यूट कैसे नहीं लगी, शायद तुमने गलती से किसी और लड़की को देख लिया होगा, रूरी तो बहुत ज्यादा क्यूट है। और उसके बाद कातागाकी नाओमी को खुद लेकर जाता है और नाओमी को रूरी दिखाता है जो कि सेम वही लड़की थी जिसे नाओमी ने भी देखा था। रूरी को देखने के बाद कातागाकी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और देखकर ऐसा लग रहा था कि कातागाकी को रूरी से रिलेटेड कोई तो बात याद आ गई थी। उसके बाद जब ये दोनों अकेले होते हैं तब कातागाकी नाओमी को बताता है कि रियल वर्ल्ड में जिस दिन इन दोनों ने डेट करना शुरू किया था उसी दिन रूरी के ऊपर बिजली गिर गई थी और उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी। जिस दिन रूरी के ऊपर बिजली गिरी थी उस दिन के बाद से रूरी ने अपनी आंखें कभी नहीं खोली। इसीलिए मैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में आया हूँ ताकि उस इवेंट को होने से रोक सकूँ। मैं आज से लेकर अगले 3 महीने तक के डेटा के साथ छेड़छाड़ करूँगा और रूरी को बचा लूँगा।
रूरी के बचने के बाद ऑलटेल का डाटा अपने आप अपडेट होगा और एक ऐसी दुनिया बनेगी जिसमें रूरी जिंदा होगी। जो सुन नाओमी कहता है कि लेकिन फिर भी वो चीज़ तो एक रिकॉर्डिंग ही होगी ना, रियल वर्ल्ड में तो इससे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये सब करने का क्या मतलब बनता है। तो कातागाकी कहता है इसके बाद भी मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब मैं और रूरी नज़दीक आए तब उसके साथ ऐसा हो गया जिस वजह से हम दोनों साथ में कभी भी अच्छे यादें नहीं बना सकें। मेरे पास उसकी एक अच्छी फ़ोटो तक नहीं है, अब रिकॉर्डिंग में ही सही, लेकिन मैं रूरी को अपने साथ देखना चाहता हूँ, उसे एक बार फिर हंसते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि कातागाकी इस वर्चुअल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ को छू नहीं सकता था, इसीलिए इस काम में उसे नाओमी की मदद लेनी पड़ेगी। वो नाओमी से हेल्प मांगता है, नाओमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कातागाकी से पूछता है कि मैं ये काम कैसे करूँगा क्योंकि मैं तो किसी काम का हूँ ही नहीं, मैं एकदम बेकार हूँ। उसकी बात सुन कातागाकी कहता है लेकिन अब नहीं, क्योंकि अभी से तुम्हारे साथ मैं जो हूँ और साथ में ये कौवा भी। उसके इतना कहते ही वो कौवा नाओमी के हाथ में आकर एक ग्लव का रूप ले लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कातागाकी नाओमी को किसी जंगल में ले जाता है और उसे बताता है कि नाओमी के पास जो ग्लव है उसे गॉड हैंड्स कहा जाता है और उसकी हेल्प से नाओमी किसी भी चीज़ को बना सकता है। सिंपल एलिमेंट्स को काफ़ी इजीली क्रिएट कर सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर को बनाना काफ़ी मुश्किल है। कातागाकी बताता है कि नाओमी इस ऑलटेल में एग्जिस्ट किसी भी एलिमेंट को रिक्रिएट कर सकता है और उनके फॉर्म्स को भी चेंज कर सकता है। कातागाकी भी इस गॉड हैंड को यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें सिर्फ एक इल्यूजन होंगी जो किसी को दिखाई नहीं देंगी। लेकिन नाओमी इसी वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा है, इसीलिए उसके द्वारा बनाई चीज़ें इस वर्ल्ड में यूज़ की सकेंगी। नाओमी जिस भी चीज को बनाना चाहता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में नाओमी को पहले से पता होना चाहिए। नाओमी के पास उस चीज को लेकर जितनी इंफॉर्मेशन होंगी वो उतना ही अच्छा बनेगा। उसके बाद कातागाकी एक डायरी निकालता है जिसमें वो सारे इवेंट्स लिखे हुए हैं जिसकी वजह से नाओमी और रूरी एक दूसरे के नजदीक आए थे। अब से नाओमी को उसी डायरी में लिखी हुई इवेंट्स को फॉलो करना होगा। ये सुन नाओमी कहता है जैसा कि तुमने कहा था तुम भविष्य से आए हो और भविष्य में मुझे और रूरी को नजदीक आना ही है, तो डायरी में लिखी हुई बातों का क्या मतलब बनता है। कातागाकी बताता है कि जब वो नाओमी से मिला है उसी वक्त से ऑलटेल का डेटा चेंज होने लगा है, इसीलिए अब भविष्य में क्या होगा ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नाओमी को डायरी के इवेंट्स को फॉलो करना होगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नाओमी और कातागाकी एक बस में होते हैं। कातागाकी नाओमी को अपनी बुक गिराने के लिए कहता है और नाओमी के बुक गिरा देने पर कातागाकी उसे बुक फिर से उठाने के लिए कहता है। नाओमी जब बुक उठा रहा था तब बस के झटके के वजह से उसका फेस किसी लड़की के हिप्स पर टकरा जाता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रूरी होती है। अगले स्टॉप पर रूरी नाओमी को एक थप्पड़ मारती है जिसे देख कातागाकी कहता है बहुत बढ़िया। ये सुन नाओमी उस पर भड़कने लगता है कि इसमें क्या बढ़िया था, अब तो रूरी उससे और गुस्सा हो जाएगी और ये दोनों नजदीक नहीं आ पाएंगे। कातागाकी कहता है तुम अभी नहीं समझोगे, ये बहुत जरूरी स्टेप था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओमी रूरी से माफी मांगता है और उसे उसका बुकमार्क लौटा देता है जो रूरी ने बस स्टॉप पर गिरा दिया था। फिर रूरी भी नाओमी से माफी मांगती है कि उसने बिना नाओमी की बात सुने ही उसे थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओमी और रूरी के बीच इंटरेक्शन बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों नजदीक आने लगते हैं। फिर हम कातागाकी को देखते हैं जो किसी अजीब से क्रिएचर पर नजर रखे हुए था। फिर हम नाओमी को देखते हैं जो गॉड हैंड का ठीक से यूज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कातागाकी उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि जल्द से जल्द गॉड हैंड को यूज करना सीखना होगा तुम्हें, वरना हम रूरी को नहीं बचा पाएंगे। कातागाकी की बात सुनकर नाओमी गॉड हैंड के इस्तेमाल को सीखने लगता है और साथ ही साथ एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को कम से कम वक्त में बना सके। उसके बाद हम रूरी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में ऊपर के शेल्फ में बुक रख रही थी, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। इस वजह से नीचे देखने पर उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर पड़ती है, लेकिन वहाँ नाओमी पहले से ही पहुंच गया था, इसीलिए रूरी सीधे नाओमी के ऊपर ही गिरती है। उसके बाद नाओमी को भी पता चल जाता है कि रूरी को ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि ऊपर की शेल्फ में नाओमी और नीचे के शेल्फ में रूरी बुक्स को अरेंज किया करेंगे। इस वजह से दोनों में बातचीत और बढ़ती है और इसीलिए नाओमी बहुत खुश होता है। उसके बाद हम एक बार फिर से उसी अजीब से क्रिएचर को नाओमी के घर के बाहर देखते हैं
उसके बाद हम लाइब्रेरी कमेटी के एक मीटिंग को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि कुछ ही दिनों में सेकंड हैंड बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, इसीलिए सभी लोगों को बुक्स कलेक्ट करनी है। रूरी और नाओमी बुक कलेक्ट करने तो निकल पड़ते हैं लेकिन वो ज्यादा बुक कलेक्ट नहीं कर पाते। इस वजह से रूरी नाओमी को अपने घर लेकर जाती है जहां उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटी लाइब्रेरी बनी हुई थी। रूरी कहती है वो कुछ बुक्स यहाँ से दे सकती है। उसके बाद जब दोनों बुक लेकर वापस जाने लगते हैं तब वो पानी पीने के लिए एक जगह रुकते हैं। वहाँ पर रूरी उसे पूछती है कि नाओमी तुम्हें किस तरह की बुक्स पसंद है। नाओमी को इसका जवाब नहीं पता होता क्योंकि कातागाकी ने उसे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था, इसीलिए वो कह देता है कि मैं लगभग हर तरह की किताबें पढ़ता हूँ। फिर रूरी कहती है मुझे एडवेंचर नॉवेल्स पसंद है जिसमें मेन कैरेक्टर कभी हार नहीं मानता, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी वो डट कर खड़ा रहता है। मैं उसी तरह की जिंदगी जीना चाहती हूँ। एंड उसकी बात सुनकर नाओमी कहता है कि सच कहूँ तो मुझे साईफाई बुक्स पसंद है क्योंकि वो हमें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसी दुनिया का हिस्सा हूँ। उसके बाद दोनों बुक्स लेकर स्कूल पहुँचते हैं और कमेटी मेंबर्स मिलकर सारे बुक्स को साइकिल स्टैंड के पास रख देते हैं। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि आग लगने की वजह से सारी बुक्स जल जाती हैं और फेयर कैंसिल हो जाती है। ये बात कातागाकी को पहले से पता थी लेकिन वो नाओमी को नहीं बताता क्योंकि नाओमी और रूरी को नजदीक लाने के लिए ये इवेंट भी जरूरी था। फेयर कैंसिल होने की वजह से रूरी डिप्रेस हो गई थी और फिर नाओमी उसे सहारा देता है जिस वजह से दोनों और क्लोज आ जाते हैं। लेकिन इस बात से नाओमी काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि फेयर कैंसिल होने की वजह से रूरी काफी टूट गई थी। इस बार नाओमी कातागाकी की बात ना मानकर खुद से ही एक नया इवेंट क्रिएट कर देता है जिसमें वो सारी बुक्स को अपने गॉड हैंड की मदद से फिर से रिक्रिएट कर देता है। अगले दिन नाओमी काफी खराब हालत में स्कूल जाता है और रूरी को एक बॉक्स देता है जिसमें रूरी की सारी बुक्स रखी हुई थी। नाओमी रूरी को झूठ कह देता है कि ये बॉक्स कहीं और रखी हुई थी इसीलिए वो जलने से बच गई। अब उसके पास 50 बुक्स थे इसीलिए फेयर फिर से हो सकता था, जिससे रूरी काफी खुश होती है। लेकिन नाओमी काफी थक चुका था क्योंकि वो सारी रात जागकर बुक्स लिख रहा था, इसीलिए वो वहीं पर गिर जाता है और रूरी उसे संभालती है और साथ में शर्माती भी है। फिर वहाँ कमेटी के और मेंबर्स अपने साथ कुछ बुक्स लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सेकंड हैंड बुक फेयर करते हैं लेकिन इसमें नाओमी नहीं होता। एक जगह हम देखते हैं नाओमी सोकर उठता है और वो अपने सामने रूरी को देखता है। रूरी उसे बताती है कि फेयर सक्सेसफुल रहा और उन्होंने सारी बताई है। रूरी नाओमी के पास आकर मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है एंड मौका देखकर नाओमी उसे कहता है आई लाइक यू रूरी। रूरी भी शर्माते हुए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और लाल होकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फेस्टिवल का दिन आ जाता है जिस दिन रूरी के ऊपर बिजली गिरने वाली थी। हम नाओमी को देखते हैं जो उस जगह पर था और कातागाकी से बात कर रहा था। इस बार नाओमी ने रूरी को फेस्टिवल में अपने साथ बुलाया ही नहीं, इसीलिए नाओमी को लग रहा था कि रूरी सेफ रहेगी। लेकिन तभी वहाँ पर अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। ये अजीब से क्रिएचर इस ऑल्टेल सिस्टम के बॉट थे जो सिस्टम में होने वाली गलतियों को सुधारने का काम करते थे। नाओमी उस बॉट से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बहुत सारे बॉट्स आकर नाओमी को घेर लेते हैं और दूसरी तरफ रूरी अपने घर पर थी लेकिन उसके पास भी बॉट्स आकर उसे घेर लेते हैं और उन दोनों को उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं जहां पर इन दोनों को इनके डाटा के हिसाब से होना चाहिए था। नाओमी रूरी को वहां देखकर घबरा जाता है और रूरी को लेकर वहां से भागने लगता है लेकिन एक टेप जैसी चीज रूरी को जकड़ लेती है और उसे रोक लेती है और फिर वो चारों तरफ से घिर जाते हैं। बिजली गिरने का वक्त होने ही वाला था। कातागाकी नाओमी से कहता है कि यही वो वक्त है। फिर हम नाओमी को देखते हैं जो एक बड़ी सी मेटल बॉल को अपने गॉड हैंड से बना लेता है। ऑल्टेल डेटा के हिसाब से वो बॉल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए सारे बॉट्स उस पर कूद जाते हैं और जैसे ही बिजली गिरती है नाओमी वहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है जिस वजह से वो बिजली रूरी पर ना गिरकर ब्लैक होल में गिर जाती है और नाओमी रूरी को बचा लेता है। नाओमी काफी खुश हो जाता है और भागते हुए जाकर रूरी को गले लगा लेता है। रूरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लेकिन वो काफी खुश थी। फिर जब दोनों किस करने वाले होते हैं तब नाओमी का ग्लव्स फिर से कौवा बनकर उड़ जाता है और रूरी को एक बॉक्स में घेर लेता है। फिर वहाँ पर कातागाकी आता है और कहता है कि
यही सही वक्त है। इस वक्त रूरी की मेंटल स्टेट ठीक वैसी ही है जैसे बेहोश होने से पहले वाली थी। और यहाँ पर हमें एक राज की बात पता चलती है कि रियल वर्ल्ड में बिजली गिरने की वजह से रूरी ब्रेन डेड हो गई थी और कोमा में चली गई थी। कातागाकी का असली मकसद नाओमी को गर्लफ्रेंड दिलाना नहीं था, बल्कि रूरी की यादों को यहाँ से लेकर जाना था ताकि वो रियल वर्ल्ड में रूरी को इन यादों की मदद से ठीक कर सके। इसीलिए कातागाकी आसमान में रेड वेव्स बनाकर रूरी को उसमें भेज देता है और नाओमी बस देखता रह जाता है। उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड में रूरी को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती है और उसे देखकर कातागाकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में नाओमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे किसी भी कीमत पर रूरी वापस चाहिए थी, इसीलिए वो रूरी के घर जाता है। लेकिन वो एरिया करप्ट हो चुका था क्योंकि रूरी के डेटा को यहाँ से निकाल लिया गया था। इसीलिए वर्चुअल वर्ल्ड में डेटा ना होने की वजह से एरिया करप्ट हो गया था। नाओमी वहाँ पर चिल्लाने लगता है जिस वजह से वहाँ पर बॉट आ जाता है, जिसे देख नाओमी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम कातागाकी को देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में सेंकू और सू नाम के दो लोगों से मिलता है जो ऑल टेल में जॉब करते थे। सेंकू कातागाकी को बताता है कि ऑल टेल का एक डेटा करप्ट हो गया है और हमें इसका रीज़न नहीं पता और ये डाटा रूरी का ही था। कातागाकी ऐसे एक्ट करता है कि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो कहता है कि हमें कारण भले ही पता ना हो, लेकिन उस करप्टेड डाटा की वजह से आसपास का डेटा भी ऑल्टर हो रहा है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये सारे लोग फैसला करते हैं कि इन्हें डेटा रिकवरी प्रोसेस को शुरू करना होगा, नहीं तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें कातागाकी की आइडेंटिटी मालूम पड़ती है कि वो ऑल टेल में सिस्टम मैनेजमेंट का मेन डायरेक्टर है। और इस चीज़ से तो हमें पता चल ही जाता है कि आखिर कातागाकी ऑल टेल के अंदर कैसे गया। उसके बाद कातागाकी कपड़े बदलने के लिए जाता है और हमें उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा स्कार दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमें कातागाकी के पास्ट को दिखाया जाता है। रूरी के कोमा में चले जाने के बाद कातागाकी को ऑल टेल के बारे में पता चलता है और वो एक सेमिनार में वहाँ जाता है। उस दिन सेंकू एक प्रेजेंटेशन दे रहा था जिसमें उसने ऑल टेल के डेटा को इस्तेमाल करके एक मरे हुए चूहे को ठीक कर दिया था और इसे देखकर ही कातागाकी के दिमाग में ऑल टेल से डेटा चुराने का आइडिया आया। उसके बाद उसने काफ़ी मेहनत करी और ऑल टेल को ज्वाइन किया। आगे चलकर उसका प्रमोशन हुआ और वो मेन डायरेक्टर की पोस्ट पर आ गया। मेन डायरेक्टर की पोस्ट मिलने के बाद ऑल टेल में जाने का प्रोसेस शुरू कर दिया, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। इस प्रोसेस में ही उसे पीठ पर चोट लग जाती है, उसकी एक टांग भी खराब हो गई। काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद वो फाइनली ऑल टेल में एंटर कर ही जाता है। एंड ऑल टेल में घुसने के बाद की स्टोरी तो आपने देख ही ली है। उसके बाद प्रेजेंट में कातागाकी बाकी लोगों के साथ मिलकर रिकवरी शुरू कर देता है और ये रिकवरी ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करते हो। जब आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हो तो आपके फ़ोन का मौजूदा सारा डेटा इरेज हो जाता है और आपका फ़ोन पहले जैसा नया हो जाता है जैसा कि आपने फर्स्ट टाइम लिया था। एंड आपका फ़ोन फिर से नया डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है। ऑल टेल में भी सेम यही होगा। मौजूद डेटा इरेज होने के बाद सब कुछ फिर से शुरू होगा। वर्चुअल वर्ल्ड में हम नाओमी को देखते हैं कि बॉट से बचकर वो भाग रहा था, लेकिन अचानक उसके आसपास की चीजें बदलने लगती हैं और सब कुछ इरेज होने लगता है। आसमान में फिर से रेड वेव्स आ जाते हैं। पहले तो नाओमी को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन उसे याद आता है कि कातागाकी इसी रेड वेव से इस वर्ल्ड में आया था, इसीलिए वो हिम्मत करके उस रेड वेव में कूद जाता है। उसमें कूदने के बाद वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे एक और वैसा ही क्रो मिलता है और ये बोल भी सकता था। वो कौवा कहता है, नाओमी तुम अभी मरे नहीं हो, तुम्हारी दुनिया फिर से शुरू होने जा रही है। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। इतना कहकर वो नाओमी के हाथों में गॉड हैंड्स बन जाता है और नाओमी से पूछता है, क्या तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए? नाओमी रूरी को याद करता है और जोर से हाँ कहता है और गॉड हैंड को यूज करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कातागाकी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में रूरी से मिलने आया हुआ था। वो रूरी को बताता है कि वो पिछले 10 साल से कोमा में थी। बातों ही बातों में वो रूरी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रूरी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम नाओमी नहीं हो। ये सुनकर कातागाकी को झटका लगता है और रूरी ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड के नाओमी से प्यार करती थी, ना कि रियल वर्ल्ड के कातागाकी से। और अभी वो वर्चुअल वर्ल्ड वाली रूरी थी, इसीलिए वो कातागाकी और नाओमी में फर्क कर पा रही थी। कातागाकी हैरानी में था ही कि उसे एक और झटका लगता है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे बॉट्स आ चुके थे और बॉट्स को देखकर कातागाकी को रियलाइज होता है कि वो अभी भी ऑल टेल के रिकॉर्डेड पास्ट में ही है।
सारे बॉट्स नाओमी के ऑल टेल से निकलकर इस कातागाकी के ऑल टेल में आ रहे थे, क्योंकि कातागाकी के टाइम में रूरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसीलिए सारे बॉट्स उसे मारने के लिए यहाँ आ गए थे। एक बॉट नाओमी को जमीन पर पटक देता है और दूसरा रूरी का गला दबाने लगता है। वो रूरी को मारने ही वाले थे कि वहाँ पर नाओमी आ जाता है और सारे बॉट्स को रोक लेता है और नाओमी को देखकर रूरी उसे गले लगा लेती है। नाओमी कातागाकी को पंच करता है और रूरी को वहाँ से लेकर चला जाता है। नाओमी रूरी को एक स्टेशन लेकर जा रहा था, क्योंकि वहीं पर ये लोग अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते थे और सब कुछ ठीक हो सकता था। नाओमी रूरी के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन एक जगह पहुंचकर बॉट्स रूरी को पकड़ लेते हैं। नाओमी उसे बचा तो लेता है, लेकिन वो लोग पूरी तरह से बॉट से घिरे हुए थे। तभी वहां पर कातागाकी एक कार लेकर आता है, उन्हें अपने कार में बैठा लेता है। नाओमी कातागाकी से उसे उसकी मदद करने का रीज़न पूछता है। तब कातागाकी कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं रूरी को वापस से जिंदा देखना चाहता था, इसीलिए मैंने इतनी गड़बड़ी कर दी और इसी वजह से वो नाओमी की मदद कर रहा था। उसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और गॉड हैंड के बताए अनुसार नाओमी कुछ गेट्स क्रिएट करता है और गॉड हैंड कहती है ये क्वांटम कन्वर्जन है, इससे उतरते हुए इन्हें लास्ट सीढ़ी तक जाना है और फिर इन्हें कन्वर्ट करके इनके ओरिजिनल वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। गॉड हैंड पहले रूरी को भेजने के लिए कहती है। रूरी जाने से पहले कातागाकी से कहती है कि तुम भी नाओमी ही हो ना, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इतना कहकर वो कातागाकी से गले लग जाती है और उसके बाद कातागाकी को अलविदा कहकर गेट से जाने लगती है। रूरी के जाने के बाद जब नाओमी की बारी आती है, तभी वहाँ पर सारे बॉट्स कंबाइन होकर एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। नाओमी अपने गॉड हैंड से उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे रोक पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए सिचुएशन को देखकर कातागाकी कहता है कि तुम मुझे इस वर्ल्ड से इरेज कर दो, तभी ये बॉट्स रुकने वाले हैं, क्योंकि ये बॉट्स एक ही वर्ल्ड में दो नाओमी को नहीं रहने दे सकते और इस वक्त तुम्हारा एग्जिस्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम मुझे अपने गॉड हैंड से मिटा दो। लेकिन नाओमी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉट को रोकने की कोशिश करता है कि तभी वो बॉट अपने टेंटिकल से नाओमी पर अटैक कर देता है, लेकिन कातागाकी सामने आकर उसे बचा लेता है। बट सारे टेंटिकल कातागाकी के शरीर में घुस चुके होते हैं। नाओमी उसके साथ बिताए सभी पलों को याद करता है और उसके साथ हैंडशेक करके कातागाकी को इरेज कर देता है। दूसरी तरफ हम ऑल टेल का सीन देखते हैं, जहां पर सारे लोग ऑल टेल में हो रही गड़बड़ी को देख पा रहे थे एंड इसीलिए सेंकू ऑल टेल के स्विच को बंद करने का फैसला करता है, जिसके फलस्वरूप बिग बैंग जैसा कुछ होगा और सब कुछ फिर से रिक्रिएट हो जाएगा। सेंकू ऐसा ही करता है और ऑल टेल से भयंकर रोशनी निकलती है और हम देखते हैं कि नाओमी फिर से अपने वर्ल्ड में वापस आ गया था और उसे देखकर रूरी उसे गले लगा लेती है। रूरी उससे पूछती है कि क्या हम अपनी दुनिया में वापस आ गए? नाओमी जवाब देता है हाँ, यही हमारी दुनिया है। उसके बाद हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि कातागाकी जो वर्चुअल वर्ल्ड में मर चुका था, वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक लैब में पाता है जिसके सामने रूरी थी। रूरी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और कातागाकी के गले लग जाती है और सारे लोग खुश हो ही रहे थे कि फाइनली कातागाकी कोमा से बाहर आ गया और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। पूरी मूवी कंफ्यूजिंग तो थी ही, लेकिन एंडिंग का सीन सिर घुमा देता है, क्योंकि अब तक तो हमें ये पता था कि रूरी कोमा में है और कातागाकी उसे बचाने के लिए ऑल टेल में गया था और ऑल टेल में उसकी मौत हो गई थी। तो अब कातागाकी कोमा से कैसे जागा और रूरी कोमा से कब जागी और कातागाकी कोमा में कब गया? ना जाने आपके मन में और कितने सवाल होंगे इस मूवी को देखते वक्त, और क्या पता कितने सवाल आपके मन में और उठने वाले हो। हर सवाल का जवाब तो हम वीडियो में नहीं दे सकते, लेकिन एंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फैन थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस मूवी के लिए भी बहुत सारी फैन थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप चाहो तो एक एक करके सारे रीड कर सकते हो और सारी थ्योरीज आपको गूगल पर मिल जाएगी। तो मैंने जो थ्योरी पढ़ी थी उसके हिसाब से हमने जो सेकंड क्रो देखा था वो कोई और नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड की रूरी थी। रियल वर्ल्ड में सबसे पहले रूरी के ऊपर बिजली गिरती है और वो कोमा में चली जाती है। उसे बचाने के लिए अपना कातागाकी यानी कि रियल वर्ल्ड का नाओमी वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। ऑल टेल में से रूरी का डेटा लेकर कातागाकी रियल वर्ल्ड में जाने लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जाने के बजाय कातागाकी एक और वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि जब कातागाकी ऑल टेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब रियल वर्ल्ड में उसकी माइंड और बॉडी सिंक नहीं हो पा रही थी। मतलब कि रियल वर्ल्ड में कातागाकी की बॉडी तो थी, लेकिन उसका माइंड और कॉन्शियसनेस ऑल टेल
टेल वर्ल्ड में ही फंस गया था। और उसी वक्त रियल वर्ल्ड में रूरी कोमा से बाहर आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि उसे बचाने के चक्कर में कातागाकी का माइंड ऑल टेल में फंस गया है। इसीलिए वो भी ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कातागाकी को ऑल टेल से बाहर निकाल कर रहेगी। इसके लिए वो काफी हार्डवर्क करती है और एक दिन सेकंड क्रो के रूप में खुद को ऑल टेल के उस टाइम में भेजती है जहां से कातागाकी बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो एक दूसरे ऑल टेल में फंस जाता है। चाइल्ड नाओमी के हेल्प से वो कातागाकी को ऑल टेल से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है। जैसा कि हमने देखा था कि जब नाओमी कातागाकी के साथ हैंडशेक करता है तो वर्चुअल वर्ल्ड से कातागाकी इरेज हो जाता है और उसी वक्त रियल वर्ल्ड में कातागाकी को होश आ जाता है। इस प्रोसेस में काफी लंबा वक्त लग जाता है और ये बात हमें तब पता चलती है जब हम देखते हैं कि ये सारे लोग मून पर होते हैं। मतलब कि ह्यूमंस इतने एडवांस हो गए थे कि उन्होंने मून पर कॉलोनी डेवलप कर ली। अब कुछ लोगों को ये थोड़ी सी फालतू लग सकती है, तो उनके लिए मैं कहूँगा अगर आपके पास इसकी एंडिंग को लेकर इससे बेहतर थ्योरी है तो हमें इंस्टा पर डीएम कर दो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए आप इस क्रो वाली थ्योरी से खुश रहो और देखते रहो एनिमे विजिट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी। अरे हाँ।